जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित आप सभी का एजुकेन के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम सीजी टेट एवं वन डे एग्जाम के पर्पज से जीएस का एक महत्वपूर्ण क्लास करने जा रहे हैं जो आपके आने वाले परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए चलते हैं सीधे प्रश्नों की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? तो सबसे पहले हम मूल अधिकार के बारे में बात कर लेते हैं। तो मूल अधिकार, मूल अधिकार, अधिकार इसे ही मौलिक अधिकार कहा जाता है, इसे ही मैग्ना कार्टा अधिकार कहा जाता है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में मिलता है। भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक में मिलता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार शामिल थे। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार था, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर क्या बना दिया गया है? एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। मूल अधिकार के श्रेणी से हटा दिया गया है और एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन मिलता है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान की मूल आत्मा कहा गया है। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटाकर क्या बना दिया गया है? एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो अब संपत्ति के अधिकार मूल अधिकार नहीं है। समानता का अधिकार, इसका वर्णन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में इनका वर्णन हुआ है। अब शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने का अधिकार, अनुच्छेद 19(1) बी के तहत यह अधिकार भारतीय लोगों को प्राप्त होती है। तो प्रश्न के अनुसार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार, जो कि एक विधिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अकबर की राजस्व व्यवस्था उसके अधिकारी के नाम से जानी जाती है, उसका क्या नाम है? तो सबसे पहले अकबर कौन था? एक मुगल शासक था। तो मुगल शासकों का क्रम देख लेते हैं। मुगल काल कब से कब तक चलता है? मुगल काल 1526 से लगभग 1857 तक चलता है। और उसमें ही मुगल काल 1526 से 1857 तक मुगल काल चलता है, जिसमें अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 तक चलता है। 1605 में अकबर का मृत्यु हुई। यही अकबर के शासनकाल में नवरत्न हुआ करते थे, जिसमें से टोडरमल कौन थे? टोडरमल अकबर के शासनकाल में एक वित्त मंत्री थे। टोडरमल अकबर के शासनकाल में वित्त मंत्री थे, जो वित्त संबंधित मामले को संभालता था। बीरबल उसका एक सलाहकार था। बीरबल अकबर के शासनकाल में सलाहकार था और बैरम खान अकबर का संरक्षक था। जब अकबर अल्पवयस्क था तब बैरम खान उनके संरक्षक के रूप में कार्य करता था और अशफ खान अकबर का सेनापति था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टोडरमल कौन था? अकबर के शासन काल में एक वित्त मंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? निम्नलिखित में से कौन सा शहर मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? तो पाटलिपुत्र, सांची, सारनाथ और रतनपुर। तो पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की द्वितीय राजधानी थी, जो कि गंगा, गंडक और सोन नदी के संगम में स्थापित थी। सांची की बात करते हैं तो सांची अशोक द्वारा निर्मित एक स्तूप है, जिसे 1889 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था।
सारनाथ की बात करते हैं। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश दिया था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। और रतनपुर की बात करते हैं तो रतनपुर छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी थी, जिसे रत्नपुर या हीरापुर या चतुर्युगीपुर के नाम से जाना जाते हैं। तो प्रश्न के अनुसार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र से चंद्रगुप्त मौर्य और उदयन जैसे मौर्य वंशी शासक ने शासन किया था और उसको अपना राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? माना पंखाजूर और मैनपाट का संबंध किससे है? माना पंखाजूर और मैनपाट का संबंध किससे है? एग्रीड विद द वोम आर, यहाँ पर माना हो जाएगा ना। माना पंखाजूर एंड मैनपाट रिलेटेड इज। क्या यह धार्मिक स्थल है? नहीं, धार्मिक स्थल नहीं है। क्या यह ऐतिहासिक स्थल है? यह भी ऐतिहासिक स्थल नहीं है। युद्ध स्थल, छत्तीसगढ़ में ऐसे किसी भी प्रकार का युद्ध स्थल नहीं है। तो माना पंखाजूर और मैनपाट क्या है? एक शरणार्थी स्थल है, जहाँ से विदेशी राज्य या बाहरी राज्य के सैलानी घूमने के लिए आते हैं। माना पंखाजूर और मैनपाट क्या है? एक शरणार्थी स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मुगल काल के बारे में आ गया। मुगल शासन काल में भारत में व्यापार के लिए आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? क्या कह रहा है? मुगल शासन काल में भारत के लिए व्यापार के लिए आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो मुगल काल में सर्वप्रथम व्यापार करने के लिए प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली ही प्रथम यूरोपीय थे। इन्होंने 1498 में भारत आता है और मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करती है। मसूलीपट्टनम में प्रथम फैक्ट्री स्थापित करती है। डच की बात करते हैं तो डच 1605 ईस्वी में आता है। डच 1605 ईस्वी में भारत आता है और कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करती है। उसी प्रकार अंग्रेज 1608 में आता है और सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करती है। ठीक उसी प्रकार फ्रांसीसी भी 1664 ईस्वी में आता है और सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करता है। तो क्रम की बात करें तो क्रम भी इसी प्रकार का होगा। सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद डच आते हैं, उसके बाद अंग्रेज आते हैं, फिर आता है फ्रांसीसी। इनको हम पी के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। तो PDAF, ये PDF नहीं है, PDAF, जिसे हम रिलेट कर सकते हैं PDF से। तो PDAF यानी कि पुर्तगाली, ये हो जाएगा डच, ये हो जाएगा अंग्रेज और ये हो जाएगा फ्रांसीसी। ठीक, इसके अनुसार तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाली, जो कि 1498 में भारत आता है। वास्को डी गामा कलिकट बंदरगाह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस स्थान में 1857 के सिपाही विद्रोह की प्रथम घटना हुई? क्या बोल रहा है? सिपाही विद्रोह की प्रथम घटना कब हुई? 1857 के सिपाही विद्रोह की प्रथम घटना कब हुई? सबसे पहले मेरठ की बात। मेरठ में 10 मई 1857 की क्रांति स्टार्ट होती है। लेकिन इससे भी पहले बैरकपुर में सैन्य विद्रोह हो चुकी थी। बैरकपुर में 34वीं बटालियन में 34वीं बंगाल इन्फेंट्री में मंगल पांडे के नेतृत्व में एक सैन्य विद्रोह हुआ। यह विद्रोह का प्रमुख कारण था चर्बी वाले कारतूस। तो अंग्रेज सैनिक थे, अंग्रेज शासन में जो राइफल हुआ करते थे, इनफील्ड राइफल, उनके जो हुक होते थे उनको दांत से दांत में दबाकर निकालना पड़ता था। और इसमें एक मिथ यह थी कि उसमें गाय और सुअरों का चर्बी प्रयोग किया जाता था। क्योंकि भारतीय सैनिक अधिकांश हिंदू और मुस्लिम थे,
क्योंकि उसकी जो धार्मिक रीति रिवाज के अनुरूप यह नहीं थे, इसलिए यह क्या था, बैरकपुर में एक सैन्य विद्रोह के रूप में यह घटना प्रारंभ होती है, क्योंकि 10 मई 1857 को मेरठ में बृहद रूप ले लेती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बैरकपुर। बैरकपुर छावनी में ही मंगल पांडे के नेतृत्व में सैन्य विद्रोह की प्रथम घटना शुरुआत होती है, और उसके बाद मंगल पांडे को फांसी दे दिया जाता है। तो 1857 की क्रांति में मंगल पांडे प्रथम शहीद माना जाता है। 1857 में प्रथम शहीद, 1857 की क्रांति में प्रथम शहीद मंगल पांडे को माना जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बैरकपुर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कायांतरित कौन सा चट्टान है, निम्नलिखित कायांतरित कौन सा चट्टान है। तो भैया सबसे पहले चट्टान की बात कर लेते हैं, तो चट्टान की बात कर लेते हैं। तो ये है, क्या है, एक ज्वालामुखी। ये क्या है, एक ज्वालामुखी। इनके अंदर गर्म मैग्मा होते हैं, जो कि हाई प्रेशर, जो कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, जो कि हाई प्रेशर के कारण क्या होता है, गर्म होकर ऊपर की ओर निकलने लगता है, गर्म होकर ऊपर की ओर, गर्म होकर क्या होता है, ऊपर की ओर क्या होता है, निकलने लगता है। ये मैग्मा जब निकलते वक्त क्या हो जाता है, अंदर ही ठंडा हो जाता है, उसे अंतर्भेदी चट्टान कहा जाता है। और जो बाहर आकर जो ठंडा हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, अग्नेय चट्टान कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, अग्नेय चट्टान, अग्नेय चट्टान, अग्नेय चट्टान कहा जाता है, अग्नेय चट्टान कहा जाता है। अब इस अग्नेय चट्टान टूट फूट होती है, तब यह क्या बन जाता है, अवसाद बन जाता है, अवसाद, अवसाद चट्टान बनता है। जब यह अवसाद मिट्टी के नीचे दब जाता है, तब यह अवसादी चट्टान बन जाता है। क्या बन जाता है, अवसादी चट्टान बन जाता है, अवसादी चट्टान बन जाता है, अवसादी चट्टान बन जाता है। और यह अधिक ताप और अधिक दाब में कायांतरित चट्टान में परिवर्तित हो जाता है, कायांतरित चट्टान में परिवर्तित हो जाती है। पुनः यही चट्टान एकदम अधिक ताप और ताप में क्या बन जाता है, पिघल जाता है, और फिर से मैग्मा के रूप में धरती से बाहर निकलने लगते हैं। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, शैल चक्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, शैल, इसे क्या कहते हैं, शैल चक्र कहते हैं। यही कायांतरित चट्टान संगमरमर, इसी यही कायांतरित चट्टान में संगमरमर, संगमर, संगमरमर, संगमर, यही कायांतरित चट्टान में संगमरमर की प्राप्ति होती है। तो कायांतरित चट्टान कौन सा है पूछा है, तो संगमरमर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस गवर्नर जनरल ने भारतीय राज्यों के प्रति सहायक संधि की नीति अपनाई। क्या कह रहा है, किस गवर्नर जनरल ने भारतीय राज्यों के प्रति सहायक संधि की नीति अपनाई थी। ऑप्शन क्या दिया है, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड मिंटो। बात कर लेते हैं लॉर्ड वारेन हेस्टिंग की बात कर लेते हैं। सबसे पहले वारेन हेस्टिंग की बात कर लेते हैं। तो जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, तब क्या कहा जाता है, बंगाल के जो गवर्नर होते थे, उस समय जो बंगाल के गवर्नर होते थे, अब उसको क्या कहा जाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है, प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, प्रथम बंगाल, प्रथम गवर्नर जनरल। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात कर लेते हैं, तो इसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाने लगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या, स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्थानीय स्वशासन का जनक,
स्वशासन का जनक, स्वशासन का जनक। वेलिलॉजी की बात करते हैं तो ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सहायक संधि का जनक के रूप में वेलिलॉजी को जाना जाता है। सहायक संधि, सहायक संधि का जनक, सहायक संधि का जनक, जनक। लॉर्ड मिंटो की बात करते हैं तो इसके समय 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आता है, जिसमें कहा गया है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की, मतलब सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली की बात कही गई। इसी अधिनियम को भारत और पाकिस्तान का विभाजन का नींव के रूप में जाना जाता है। तो लॉर्ड मार्ले मिंटो सुधार को भारत पाकिस्तान के विभाजन के नींव के रूप में जाना जाता है। प्रश्न के अनुसार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वेलिलॉजी। वेलिलॉजी को सहायक संधि का जनक के रूप में माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इस राज्य में किस स्थान पर प्रतिवर्ष कुंभ मेला लगता है। इस राज्य कहने के तात्पर्य छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ राज्य में किस स्थान पर प्रतिवर्ष कुंभ मेला लगता है। तो क्या दिया है ऑप्शन, शिवरी नारायण, राजिम, दामेखेड़ा और चंपारण। बात कर लेते हैं शिवरी नारायण। तो शिवरी नारायण महानदी शिवनाथ और जोक नदी के संगम में स्थित है। महानदी शिवनाथ प्लस जोक नदी, महानदी शिवनाथ और जोक नदी के संगम में क्या है, शिवरी नारायण स्थित। राजिम की बात कर लेते हैं तो इसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है, जो कि महानदी, पैरी नदी और सोंढूर नदी के संगम में स्थित है, दामेखेड़ा की बात करते हैं तो इसमें कबीर पंथ का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। चंपारण की बात करते हैं तो चंपारण में क्या है, वल्लभाचार्य का जन्म स्थल माना जाता है। चंपारण को वल्लभाचार्य का जन्म स्थल माना जाता है और यहीं चंपेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। चंपेश्वर महादेव का मंदिर। तो प्रश्न के अनुसार तो सही आंसर क्या हो जाएगा, राजिम। राजिम में प्रतिवर्ष कुंभ मेला लगता है और यह मेला माघ पूर्णिमा को लगता है। यह मेला प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को लगता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, राजिम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार लड़के की उम्र विवाह के समय होना चाहिए। According to the Indian Constitution, the age of the boy and girl at the time of marriage should be, कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार लड़की और लड़के का वैलिड उम्र क्या है, वैलिड एज क्या है। ठीक है, ये हो जाता है, इसको मान लेते हैं हम लोग बॉयज और ये क्या है, ये है गर्ल की उम्र और ये है बॉयज का उम्र। क्या गर्ल की उम्र 18 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम, बिल्कुल 18 वर्ष तो होना चाहिए, लेकिन बॉयज का उम्र 20 वर्ष नहीं होना चाहिए। बॉयज का उम्र क्या होना चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए। तो प्रश्न के अनुसार ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या लड़की की उम्र 17 साल होना चाहिए, नहीं, लड़की की उम्र बिल्कुल भी 17 साल नहीं होना चाहिए। लड़का का उम्र 21 साल तो होना चाहिए, लेकिन लड़की की उम्र 17 साल नहीं होना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। क्या लड़की की उम्र 18 साल होना चाहिए, बिल्कुल हाँ, लड़की की उम्र 18 साल तो होना चाहिए। क्या लड़का का उम्र 21 साल होना चाहिए, बिल्कुल हाँ, लड़का का उम्र भी 21 साल होना चाहिए। प्रश्न के अनुसार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लड़की का उम्र 18 साल और लड़के का उम्र 21 साल न्यूनतम वर्ष होना चाहिए, तभी वह भारतीय संविधान के अनुसार वैलिड मानी जाएगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 18 और 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से ऊंचाई पर स्थित सामरिक स्थल हिम क्षेत्र कौन सा है। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रेटेजिक हाई एटीट्यूड प्लेस। स्नो एरिया पूछ रहे हैं, मतलब गैलेशियर क्षेत्र पूछ रहा है, बर्फीली क्षेत्र। ठीक है, तो सियाचिन की बात करते हैं। सियाचिन, सियाचिन क्या है? दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र है। सियाचिन क्या है? दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र है। सियाचिन क्या है? दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र है। सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र। अच्छा, गंगोत्री की बात करते हैं। गंगोत्री क्या आप लोग से मैं पूछता हूँ कि क्या गंगोत्री से गंगा नदी का उद्गम स्थल होता है? नहीं, गंगोत्री से गंगा नदी का उद्गम स्थल नहीं होता है। ठीक है, सिक्किम, सिक्किम की बात कर लेते हैं। 22वां संविधान, सिक्किम 22वां राज्य बनता है, जो कि 35वां संविधान संशोधन परिषद सिक्किम भारत का 22वां राज्य है, जिसे भारतीय संविधान के 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। यमुनोत्री से यमुना नदी का उद्गम स्थल होता है। यमुनोत्री से यमुना नदी का उद्गम स्थल होता है। यमुना नदी का उद्गम उत्तम। ठीक है, प्रश्न के अनुसार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सियाचिन। ठीक, सियाचिन दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र है। ठीक है, और ये एक प्रकार का ग्लेशियर है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सियाचिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? भारतीय संविधान के अनुसार किस वर्ष में महिला को परिवार के कर्ता का स्थान दिया गया है? ठीक, इन विच ईयर अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वुमेन वेयर गिविंग द पोजीशन ऑफ हेड ऑफ द फैमिली? 2007? बिल्कुल भी नहीं। 2005, 2005 में ही महिला को परिवार के कर्ता के रूप में क्या दिया गया? स्थान दिया गया था। ठीक है, 2010 की बात करते हैं तो 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण देश में आरटीई लागू किया जाता है। क्या किया जाता है? आरटीई लागू किया जाता है। ठीक है, 1947 की बात कर लेते हैं तो जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक, प्रश्न के अनुसार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2005। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? सूर्य के किन किरणों का अवशोषण ओजोन परत द्वारा किया जाता है? सूर्य के किन किरणों का अवशोषण ओजोन परत द्वारा किया जाता है? ठीक है, सबसे पहले ओजोन के बारे में बात कर लेते हैं। तो 16 सितंबर 1987 को 1987 को मॉन्ट्रियल में एक प्रोटोकॉल होता है। मॉन्ट्रियल में एक प्रोटोकॉल होता है। मॉन्ट्रियल कनाडा में ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित प्रोटोकॉल होता है। इसी कन्वेंशन में ओजोन परत संरक्षण से संबंधित बातें कही जाती हैं, जो कि सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों, सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों को धरती तक पहुंचने से रोकती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पराबैंगनी किरणें हो जाएगी। एक्स किरणें की बात करते हैं तो चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। और गामा किरणें की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। भेदन क्षमता अधिक होती है। भेदन क्षमता अधिक होती है। अच्छा, तो 16 सितंबर को ही ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 सितंबर को ही ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पराबैंगनी किरण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समुद्री भूकंप तरंग को क्या कहते हैं? समुद्री भूकंप तरंग को क्या कहते हैं?
पनामी कहते हैं क्या? नहीं। सिस्मी कहते हैं क्या? नहीं। मियामी भी नहीं कहते हैं। समुद्र में जो भूकंप उड़ता है, इस तरंगे को क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। इस तरंगों को क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुनामी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इस राज्य में बाल श्रमिक की आयु सीमा क्या है? व्हाट इज द एज लिमिट फॉर द चाइल्ड लेबर इन दिस स्टेट? 15 वर्ष है क्या? नहीं। 16 वर्ष है क्या? नहीं। 18 वर्ष है क्या? नहीं। 14 से कम उम्र के बच्चे को बाल श्रमिक के कैटेगरी में शामिल किया जाता है। प्रश्न के अनुसार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था? किस मुगल शासक ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण? अकबर के बारे में बात कर ले। अकबर कौन था? अकबर कौन था? मुगल काल का तीसरा शासक था। मुगल काल का तीसरा शासक। शाहजहां की बात करते हैं। शाहजहां ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण। जहांगीर के शासनकाल को क्या कहा जाता था? चित्रकला का स्वर्ण काल। चित्रकला का स्वर्ण काल। चित्रकला का स्वर्ण काल। स्वर्ण काल। चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता था। अच्छा, शाहजहां के शासनकाल को मुगल शासन का स्वर्ण काल कहा जाता था। मुगल काल का स्वर्ण काल। मुगल काल का स्वर्ण काल। मुगल काल का स्वर्ण काल। ठीक है, और औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अकबर कौन था? तो अकबर कौन था? बाबर का पोता था और हुमायूं का पुत्र था। ठीक, अकबर का बाबर का पोता था और हुमायूं का पुत्र था। ठीक है, प्रश्न के अनुसार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाने वाले गवर्नर जनरल का नाम था। ठीक, सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाने वाले गवर्नर जनरल का नाम क्या था? ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इन्होंने ही 1829 में सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया था। 1829 में ही सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया था। सती प्रथा के विरुद्ध कानून पास किया था। कानून, ठीक है, सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया था। अच्छा, लॉर्ड रिपन की बात करते हैं। तो लॉर्ड रिपन जो लिटन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया जाता है 1818 में, जो लिटन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में जो भारतीय समाचार पत्र थे उस पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो उस प्रतिबंध को लॉर्ड रिपन ने 1862 में हटाया। ठीक, तो डलहौजी की बात करते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी को वेब नीति, भारत में रेल सेवा, तहसीलदार सेवा आदि का जनक माना जाता है। ठीक है, और कॉर्नवालिस को तो स्थानीय स्वशासन का जनक, पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी स्वशासन का जनक माना जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ही सती प्रथा के विरुद्ध 1829 में कानून पास किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? भारत में हरित क्रांति के तहत चावल बोया गया, सही राज्य चुनिए। भारत में हरित क्रांति के तहत चावल बोया गया, सही राज्य। राइस वाज द इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया एज द पार्ट ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन, चूज द करेक्ट स्टेट। मतलब हरित क्रांति के तहत चावल कौन से राज्य में बोया गया था? तो सही राज्य हमको चुनना। ठीक है, तो पंजाब इसका सही राज्य है। हालांकि हरियाणा और पंजाब में हरित क्रांति का आरंभ पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों में शुरू हुई, लेकिन चावल सर्वप्रथम पंजाब राज्य में बोया गया। ठीक है, हरित क्रांति के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, हरित क्रांति भारत में 2 चरणों में संपन्न हुई। पहला चरण क्या होता है? पहला चरण 1965 से लेकर 1980 तक। ठीक,
1980 तक। दूसरा फेज कब आता है? 1980 से लेकर 1991 तक। ठीक है, ठीक है। अब भारत में हरित क्रांति का जनक किसको जाना जाता है? हरित क्रांति के जनक के रूप में एम.एस. स्वामीनाथन को, एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है। लेकिन विश्व में हरित क्रांति का जनक पूछ दिया जाए तो नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में हरित क्रांति का जनक, विश्व में हरित क्रांति का जनक, हरित क्रांति का जनक, विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, विश्व में हरित क्रांति की जनक नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन भारत में हरित क्रांति की जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। हाल ही में इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब में ही हरित क्रांति के तहत चावल बोया गया। ठीक है, पंजाब सही आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? महाराष्ट्र में तुकाराम ने किस पंथ की स्थापना किया? Which sect was founded by संत तुकाराम इन महाराष्ट्र? ठीक है, तो तुकाराम एक भक्ति संत थे। इन्होंने महाराष्ट्र में किस पंथ की स्थापना की थी? ठीक है, तो सबसे पहले तो हम भक्ति आंदोलन के बारे में कुछ ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि भक्ति आंदोलन आपके सिलेबस में स्पष्ट लिखा है, तो भक्ति आंदोलन देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भक्ति आंदोलन की शुरुआत की बात करते हैं। शुरुआत 7वीं से 8वीं शताब्दी में, 7वीं से 8वीं सदी के बीच में, 8वीं सदी के बीच में किसने किया भाई? इनकी शुरुआत किसने किया? अलवार और नैनार संतों ने किया। ठीक है, अलवार और नैनार संतों ने किया था। ठीक है, कहाँ से होता है? दक्षिण भारत से होता है। ठीक है, इनकी शुरुआत कहाँ से होता है? दक्षिण भारत से होता है। दक्षिण भारत से इनकी शुरुआत होता है, दक्षिण भारत से इनकी शुरुआत होता है। कौन करता है? अलवार और नैनार। अलवार कौन होते हैं? ये वैष्णव मत को मानने वाले होते हैं। ये कौन होते हैं? वैष्णव मत को मानने वाले होते हैं, वैष्णव मत। और नैनार शैव धर्म के लोग मानने वाले होते हैं, शैव धर्म से संबंधित। बात करते हैं अलवार की संख्या की बारे में, अलवार संतों की संख्या के बारे में बात करते हैं तो इनकी संख्या 12 थी और इनकी संख्या कितनी थी? 63 थी। ठीक है, अंडाला एकमात्र दक्षिण भारत की एकमात्र अलवार संत थी। कौन? अंडाला एकमात्र महिला संत थी। ठीक है, अंडाला एकमात्र महिला संत थी, महिला संत। ठीक है, अब दक्षिण भारत में तो शुरुआत हो गई, लेकिन इसे उत्तर भारत में ले जाने का श्रेय किसको जाता है? तो रामानंद को जाता है। बाद में ये भक्ति आंदोलन दो भागों में बढ़ जाता है, सगुण भक्तिधारा और एक निर्गुण भक्तिधारा। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वरकरी संप्रदाय की स्थापना संत तुकाराम ने महाराष्ट्र में किया था। ठीक है, नागपंथ की बात करते हैं, ये नाथपंथी की बात करते हैं तो इनकी संख्या कितनी मानी जाती है? 9। इनकी संख्या कितनी है? 9। ठीक है, ज्ञानपंथी भक्ति जो आंदोलन शुरुआत हुई, तो भक्ति आंदोलन शुरुआत हुई तो निर्गुण जो शाखा थे, निर्गुण शाखा से टूटकर एक शाखा बनता है ज्ञानपंथी। ठीक है, उनकी ये क्या है? शाखा थी ज्ञानपंथी भक्ति आंदोलन के जो निर्गुण भक्ति धारा थी, उनकी क्या थी? एक शाखा थी। ठीक है, और नरहरि की बात करते तो ये तुलसीदास जी के गुरु है। ठीक है, तुलसीदास जी के गुरु। नरहरि कौन था? तुलसीदास जी के गुरु था। नरहरि कौन था? तुलसीदास जी के गुरु, तुलसीदास का गुरु। नरहरि कौन था? तुलसीदास जी के गुरु। अच्छा, तुलसीदास का एक प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है? रामचरितमानस। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वरकरी संप्रदाय। महाराष्ट्र में संत तुकाराम ने वरकरी संप्रदाय का स्थापना किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से सही जोड़ी कौन सी है? ठीक, निम्नलिखित में से सही जोड़ी कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयर?
ये सही लिखा है। निम्नलिखित में से सही जोड़ी कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट? तेल, तेल का फुल फॉर्म की बात करते हैं तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी मुख्यालय कोरबा में है क्या? मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में, दिल्ली में इसकी मुख्यालय। ठीक है। एनटीपीसी, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की मुख्यालय बस्तर में है क्या? बस्तर में नहीं। ठीक, मुख्यालय बस्तर में नहीं है, मुख्यालय भी दिल्ली में है। ठीक, अब बात कर लेते हैं एस ई एल। ठीक, साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड। ठीक है, फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं कि साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड, इसकी जो मुख्यालय है वो राजनांदगांव में नहीं है, इसकी मुख्यालय कहाँ है? बिलासपुर में है। इसकी मुख्यालय कहाँ है? बिलासपुर में है। बिलासपुर में इसकी मुख्यालय। ठीक है, तो पावर ग्रिड का मुख्यालय कहाँ है? कुम्हारी, रायपुर में। ठीक है, तो इसमें हमें पूछा है सही जोड़ी। ठीक है, करेक्ट पेयर पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पावर ग्रिड, इसका मुख्यालय कुम्हारी, रायपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत क्या है? ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत क्या है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंट लिटरेरी सोर्स ऑफ इंडियन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री? व्हाट इज द इम्पोर्टेंट लिटरेरी सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री? ठीक है, भारतीय साहित्य नहीं है भाई, प्राचीन भारतीय इतिहास बोल रहा है। प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत भारतीय साहित्य नहीं है, उर्दू साहित्य नहीं है, हिंदी साहित्य हो सकता है, लेकिन इनसे पहले संस्कृत साहित्य आ जाता है, तो संस्कृत साहित्य इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? त्रिस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था का विरोधी कौन था? त्रिस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था का विरोधी कौन था? मतलब पंचायती राज और नगरीय प्रशासन था, तो 3 स्तर में विभाजित था, उनका विरोधी कौन था? उनका विरोध किसने किया था? ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर इसका सही आंसर हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर मानते थे कि त्रिस्तरीय पंचायती राज से क्या होगा? जनता में लड़ाई या उनकी भावनाओं को मतलब एक प्रकार की ठेस पहुंचेगी करके ये त्रिस्तरीय पंचायती राज का विरोध किया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के बारे में तो सब जानते ही हैं। ये जमुनालाल बजाज कौन था? तो ये उद्योगपति था। ठीक है, इनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में काफी महत्वपूर्ण रहा। ठीक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर, उन्होंने त्रिस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? औरंगजेब का मंदिर किस वंश के राजा के काल में निर्मित हुई थी? ठीक है, भोरमदेव का मंदिर किस वंश के राजा के काल में निर्मित हुई थी? भोरमदेव के मंदिर के बारे में जान लेते हैं। तो भोरमदेव को मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का खजुराहो, छत्तीसगढ़ का खजुराहो, खजुराहो के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का खजुराहो, छत्तीसगढ़ का खजुराहो, भोरमदेव मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना इसकी स्थापना फनी नंगवासी शासक ने 1089 ईस्वी में किया था। ठीक है, फनी नंगवासी शासक गोपाल देव द्वारा, गोपाल देव द्वारा इसकी स्थापना 1089 ईस्वी में की गई। बात करते हैं कलचुरी वंश की। कलचुरी वंश के संस्थापक कौन है? कलिंग राज। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का संस्थापक कौन है? कलिंग राज, कलिंग राज। ठीक है, ओवरऑल कलचुरी वंश के शासन के बारे में देख लेते हैं। तो 1000 से 1741 ईस्वी तक इसका शासन काल रहा। ठीक है, 1000 से 1741 ईस्वी तक इसका शासन काल रहा। ठीक है, प्रश्न के अनुसार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भोरमदेव मंदिर किस वंश के राजा द्वारा निर्मित? तो फनी नांग वंश का सही आंसर जाएगा। फनी नांग वंशी शासक गोपाल देव द्वारा
1689 ईस्वी में गौतम देव मंदिर का निर्माण किया गया था। इसे ही छत्तीसगढ़ का खजुराहो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मलिक मोहम्मद जैसी किस ग्रंथ के रचयिता थे? मलिक मोहम्मद जैसी वाज द ऑथर ऑफ द विच बुक? ठीक है, रणावत नहीं है भाई, रणावत नहीं है, कुसुमावत भी नहीं है, कृष्णावत भी नहीं है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है, ठीक है, जिसकी रचना मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा किया गया था। इसके अलावा और है अखरावत, अखरावत और आखिरी कलाम, आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जैसी की दो अन्य और रचना है। तो मलिक मोहम्मद जैसी की जो महाकाव्य है वो कौन सा है? पद्मावत। पद्मावत इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की सर्वप्रथम खुदाई की गई? विच साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एक्सकवेटेड फर्स्ट? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की सर्वप्रथम खुदाई की गई? सर्वप्रथम खुदाई की गई, ठीक है। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जान लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता के स्वरूप पाई गई थी, ठीक है। तो सर्वप्रथम खोज 1921 में, ठीक है, दयाराम साहनी द्वारा, दयाराम साहनी द्वारा, ठीक है, हड़प्पा की खोज किया गया था, ठीक है। बात कर लेते हैं हड़प्पा कौन से नदी के किनारे में है? तो रावी नदी के किनारे में है, ठीक है। अब मोहनजोदड़ो की बात कर लेते हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा किया गया। के द्वारा राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया, ठीक है। और यह सिंधु नदी के तट पर है। कौन से नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर है, ठीक है, सिंधु नदी के तट पर, ठीक है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह है। कौन सा है? प्रसिद्ध बंदरगाह है, प्रसिद्ध बंदरगाह है, ठीक है। यह कौन से नदी के तट पर है? लोथल भोगवा नदी के तट पर है, ठीक है, भोगवा नदी के तट पर है, ठीक है। कौन से नदी के तट पर है? लोथल भोगवा नदी के तट पर है, भोगवा नदी के तट पर है। कलिबंगन में जूते हुए खेत का ना मिला है हमें। कलिबंगन में क्या मिला है? जूते हुए खेत, ठीक है, जूते हुए खेत, ठीक। किस नदी के किनारे में स्थित है? तो घग्गर नदी के स्थित, ठीक है, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम खुदाई हड़प्पा में हुई, ठीक है, हड़प्पा में हुई। अब कब हुई? 1921 में हुई। इसके नेतृत्व में? दयाराम साहनी के नेतृत्व। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, बात कर लेते हैं बाणभट्ट। बाणभट्ट कादम्बरी के लेखक हैं, कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट कौन है? कादम्बरी के लेखक, ठीक है। हननंद ये कौन था? नंदवंश का अंतिम सम्राट था, नंदवंश का अंतिम शासक था। ये चाणक्य थे। ये चाणक्य नंदवंश के घनानंद के दरबार में ही रहा करते थे। एक वक्त क्या हुआ, तो घनानंद है वो अपनी भरी सभा में जो चाणक्य है उनको बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। तब चाणक्य कसम खाता है कि तुमने मुझे भरी सभा में धक्का मारकर बाहर निकाल दिया, मैं आपके वंश का समूल विनाश कर दूंगा। और बाद में तो चाणक्य मौर्य वंश में आता है और चंद्रगुप्त मौर्य को संरक्षण सलाह देता है। और क्या करता है? चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश के अंतिम सम्राट घनानंद को पराजित कर देता है और मौर्य वंश की स्थापना करता है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन बनता है? चाणक्य, ठीक है,
चाणक्य बनता है। ठीक है, अर्थशास्त्र इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, अर्थशास्त्र इसकी प्रसिद्ध बुक है। लेकिन इसका विषय कौन सा है? अर्थशास्त्र तो नाम जरूर है, लेकिन इसका विषय क्या है? विषय राजनीति है। ठीक है, राजनीति के बारे में है। ठीक है, विषय राजनीति, विषय कौन सा है? राजनीति। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ठीक है, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मी? ठीक, सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? क्या थल सेना अध्यक्ष होता है? क्या नहीं, थल सेना अध्यक्ष केवल और केवल थल सेना का प्रमुख होता है। ठीक, भारत के प्रधानमंत्री नहीं जी, भारत के प्रधानमंत्री नहीं है, मंत्रिमंडल नहीं। 352 में, अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख। ठीक है, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख में, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख। ठीक, 300 अनुच्छेद 352 में। भारत के राष्ट्रपति इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति समस्त सेना, समस्त सशस्त्र बल, वायुसेना, जल सेना, थल सेना तथा जितने भी फोर्सेस है उनका सर्वोच्च कमांडर होता है। तो सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होने के साथ साथ भारत की प्रथम नागरिक भी होती है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस राज्य में कुल राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या। एक तो पूछ रहा है भैया राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, एक पूछ रहा है वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। क्या 6 है क्या? नहीं भैया, 6 राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, तो ये गलत आंसर। क्या 4 राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य 7 है क्या? नहीं, 4 भी नहीं है और 7 भी नहीं। क्या 5 और 8 है क्या? नहीं, तो भैया राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान 3। ठीक, और अभ्यारण्य है 11। ठीक है, ये 3 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? ये 3 राष्ट्रीय उद्यान कौन है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, फिर कौन से आता है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय। फिर आता है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसकी स्थापना 1978 में होती है और यह 1258 किलोमीटर में फैला। ठीक है, 1258 किलोमीटर। इसकी स्थापना 1981 में होती है और यह 1441 किलोमीटर में फैले होती है। और इसकी स्थापना 1982 में होती है और यह 200 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान प्रथम है। ठीक है, और यह अंतिम है। ठीक है, सबसे बड़ी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1441 किलोमीटर में फैला हुआ है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 और 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव में किसी प्रकार का शक वह होने पर जांच एवं निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, if there is any kind of doubt in the election related the president and vice president, then who investigate and decide on it? क्या चुनाव आयोग करता है क्या? नहीं, चुनाव आयोग का काम तो सिर्फ निर्वाचन वाली जारी करना और चुनाव संपन्न करवाना इनका प्रमुख काम है। ठीक है, संसद भी नहीं करता और सर्वोच्च न्यायालय एवं संसद दोनों भी नहीं करता। तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, भारत का सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच किसी भी प्रकार का चुनाव संबंधित जो मामले हैं उनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुउद्देशीय बांधों में भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? द लॉन्गेस्ट मल्टीपर्पज डैम इन इंडिया इज, क्या हीराकुंड बांध, भाखड़ा नागल बांध, नागार्जुन सागर बांध और कोयना बांध। ठीक है, तो हीराकुंड बांध की
बात कर लेते हैं। तो यह महानदी पर स्थित है, ठीक है, महानदी पर स्थित है, ठीक है। और यही भारत का सबसे लंबा बांध है, यही भारत का सबसे लंबा बांध है। भाखड़ा नागल बांध यह हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी पर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। नागार्जुन सागर बांध यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु में, ठीक है, आंध्र प्रदेश पर, सॉरी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र आंध्र प्लस तेलंगाना। कोयना बांध कोयना नदी पर स्थित है, ठीक है, कोयना नदी पर, कोयना नदी पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, भारत में कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। थ्रू हाउ मेनी स्टेट ऑफ इंडिया डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास, ठीक। भारत में कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है क्या, नहीं, ये तो क्या, IST क्या, स्टैंडर्ड भारतीय समय रेखा, भारतीय समय रेखा, समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। भारतीय समय रेखा 5 राज्यों से, 8 राज्यों से, ठीक है। जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य कौन कौन से हैं, राजस्थान है, ठीक है, गुजरात है, ठीक है, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, ठीक है, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है, और त्रिपुरा, ठीक। तो इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। 7 राज्य नहीं, 6 राज्य भी नहीं, ठीक है। तो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो सही आंसर आएगा 8। संसद का निर्माण होता है, क्या कह रहे हैं, संसद का निर्माण होता है, ठीक है। संसद का निर्माण किससे होता है, पार्लियामेंट इज फॉर्मेड इन, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा से होता ही है, राज्यसभा से होता है, दोनों से बस नहीं। तो ये आंसर नहीं, सिर्फ लोकसभा से भी नहीं आएगा, सिर्फ राज्यसभा से भी नहीं आएगा। ये राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा तीनों मिलकर ही संसद का निर्माण, तीनों मिलकर ही संसद का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर ही संसद का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस सूफी संत अकबर, सम्राट अकबर के दरबार में था, ठीक। किस सूफी संत अकबर के दरबार में था, किस सूफी संत वास इन द कोर्ट ऑफ एम्पायर अकबर। तो अकबर कौन था, मैं बताया, अकबर कौन था, बाबर का पोता था और हुमायूं का पुत्र था, ठीक है। बाबर का पोता था और हुमायूं का पुत्र, सॉरी, हुमायूं का पुत्र था, ठीक है। उसकी सूफी संत की बात करें, सूफी संत सम्राट अकबर के दरबार में था, ठीक है। शेख सलीम चिश्ती अकबर के दरबार में था, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, चिश्ती भारत में चिश्ती संप्रदाय का जनक, भारत में चिश्ती संप्रदाय का जनक, भारत में चिश्ती संप्रदाय का जनक, ठीक है। भारत में भारत में संप्रदाय का जनक, ठीक है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अकबर के दरबार में कौन था, शेख सलीम चिश्ती अकबर के दरबार में था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राजाओं के पुत्र न होने की स्थिति में भारतीय राज्यों की अधिग्रहण की ब्रिटिश नीति कहलाती है, ठीक है। अधिग्रहण की ब्रिटिश नीति कहलाती है, ठीक है। मुर्रों का सिद्धांत कहलाता है क्या, नहीं, मुर्रों के बारे में बात कर रहे थे। तो इसने क्या किया, रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयत, उन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था की स्थापना की, ठीक है। उन्होंने क्या किया, रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी
ताकि रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत, रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। बल का सिद्धांत नहीं, त्याग का सिद्धांत भी नहीं, हड़प नीति, ठीक है। डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का सिद्धांत स्टार्ट किया था, ठीक है। इसके तहत क्या किया गया था, जो भी राजा होते थे उसके पुत्र न होने की स्थिति में उसके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था, तो वेबगत नीति के नाम से भी जाना जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हड़प नीति का सिद्धांत जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाया गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, सती प्रथा व्यवस्था का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था, क्या बोल रहे हैं, सर्वप्रथम विरोध, ठीक है। सती प्रथा व्यवस्था का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था क्या, नहीं किया, ठीक है। अकबर ने किया था क्या, नहीं किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी नहीं किया, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय ने 1829 में सती प्रथा का विरोध किया था। अच्छा, सती प्रथा क्या होता है, सती प्रथा ऐसा विरोधक प्रथा है जिसके भी पति की मृत्यु हो जाने पर पत्नी को भी उसके लाश के साथ, मतलब जलते हुए लाश के साथ उस चिता में लेटनी पड़ती थी, तो क्या कहते हैं, सती प्रथा के, ठीक है। तो इनका विरोध राजा राम मोहन राय द्वारा 1829 में किया गया था, ठीक। सही आंसर क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर और राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, ठीक है। बाबर और राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, विच बैटल टुक प्लेस बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा, ठीक है। पानीपत का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, खनवा का युद्ध और क्या है, कन्नौज का युद्ध, ठीक है। पानीपत, चंदेरी, खनवा और कन्नौज का युद्ध। बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध को एक नजर डाल लेते हैं, ठीक है। बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध, बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध, ठीक है। पहला 1526, ठीक है। 1526 में क्या होता है, पानीपत का युद्ध होता है, ठीक है। इसके विरुद्ध होता है, ये क्या, इसके विरुद्ध होता है इब्राहिम लोदी के विरुद्ध, लोदी, इब्राहिम लोदी, इसमें बाबर की विजय होती है। फिर आता है 1527, 1527 खनवा का युद्ध होता है, खनवा का युद्ध, ठीक है। इस युद्ध में बाबर वर्सेस राणा सांगा, राणा सांगा के बीच होता है, इसमें भी बाबर विजयी होता है, ठीक है। 1527 में खनवा का युद्ध होता है बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच, जिसमें बाबर विजय होता है, ठीक है। अब आता है चंदेरी का युद्ध, ठीक है। चंदेरी का युद्ध 1528 में होता है, ठीक है। 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है, चंदेरी का युद्ध, चंदेरी युद्ध किसके विरुद्ध होता है, मेंदिनी राय के विरुद्ध होता है, मेंदिनी राय के विरुद्ध। इसमें भी ये हार जाता है और बाबर की विजय होती है, ठीक है। और अंतिम 1529 में आगरा का युद्ध होता है, आगरा का युद्ध, आगरा का युद्ध, ये महमूद लोदी के विरुद्ध होता है, महमूद लोदी के विरुद्ध, महमूद लोदी के विरुद्ध। ये भी इस युद्ध में महमूद लोदी पराजित होते हैं और बाबर की विजय होती है। एक युद्ध और है कन्नौज बलराम का युद्ध, ठीक है। ये 1540 ईस्वी में होता है, 1540 ईस्वी में होता है और ये शेर शाह सूरी, शेर शाह और हुमायूं के बीच होता है, हुमायूं के बीच होता है, ठीक है। इस युद्ध में शेर शाह की विजय हो जाती है और हुमायूं, ठीक, हुमायूं अपने क्षेत्र को छोड़कर उसे भागना पड़ता है, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राणा सांगा पूछा, ठीक। राणा सांगा और बाबर के बीच कौन सा युद्ध होता है, खनवा का युद्ध होता है। कब होता है, 1527 में होता है, ठीक है, जिसमें बाबर विजय होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दुर्ग जिले में स्थित जामुल किस उद्योग के लिए जाना जाता है, जामुल लोकेटेड इन दुर्ग डिस्ट्रिक्ट इन नो फॉर विच इंडस्ट्री, ठीक है। एल्यूमिनियम उद्योग नहीं भाई, ठीक है। लौह उद्योग एवं इस्पात उद्योग नहीं, सीमेंट उद्योग, ठीक है। 1965 में 1965 में एसीसी जामुल की स्थापना होती है, जामुल का स्थापना होता है, ठीक है।
ठीक है, क्योंकि सीमेंट फैक्ट्री के रूप में प्रचलित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सीमेंट उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ठीक है, लार्जेस्ट क्वांटिटी इन द एटमोस्फियर। ठीक है, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन वायुमंडल में लगभग 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। कार्बन की बात कर लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं तो 0.3% लगभग कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में उपस्थित है। ठीक है, नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं तो नाइट्रोजन 78% सबसे ज़्यादा वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ठीक है, और हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं तो 0.5% लगभग न के बराबर हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। ठीक है, तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो भैया नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है, सेकुलरिज्म मीन्स। ठीक है, क्या धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य धर्म से धर्मनिरपेक्षता का कोई संबंध नहीं है? गलत। ठीक है, धार्मिकता, धर्मनिरपेक्षता से संबंध धार्मिकता है क्या? नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक, राज्य का संबंध किसी धर्म से नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का संबंध यह है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, वह सभी धर्मों को रोजगार या रोजगार देने के लिए किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य क्या है? राज्य का संबंध किसी भी धर्म से नहीं, वह किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं। सेकुलरिज्म का तात्पर्य यही है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? फाउंडर ऑफ द सतनाम सेक्ट वाज, सतनाम पंथ के संस्थापक कौन थे? ठीक है, सतनाम पंथ के संस्थापक कौन थे भैया? गुरु घासीदास सतनाम पंथ के संस्थापक थे। इनके उद्देश्य के बारे में बात कर लेते हैं। उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। उद्देश्य 7 उपदेश दिए थे। ठीक है, उद्देश्य कितने दिए थे? 7 उपदेश। कबीरदास, कबीरदास कौन थे? प्रसिद्ध कौन थे? ज्ञान मार्गी के संत थे। ठीक है, प्रसिद्ध ज्ञान मार्गी संत थे। ठीक है, रामदास कौन थे? अमृतसर शहर की स्थापना किया था। इन्होंने क्या किया था? अमृतसर शहर की स्थापना किया था। अमृतसर शहर की स्थापना रामदास ने किया था। ठीक है, और ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने, इन्होंने 1946 में छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, मतलब पृथक छत्तीसगढ़ के मांग हेतु छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच की स्थापना किया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का स्थापना किया था। विरोधी मंच का स्थापना। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या? अच्छा, कबीर। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ का संस्थापक आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बोलोगे? चूड़ामणि साहब। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ का संस्थापक चूड़ामणि साहब। ठीक है, सतनाम पंथ का संस्थापक प्रश्न के अनुसार का सही आंसर क्या हो जाएगा? गुरु घासीदास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना से स्थापित इस राज्य की प्रमुख औद्योगिक नगरी कहाँ स्थित है? ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना से स्थापित इस राज्य की प्रमुख औद्योगिक नगरी कहाँ? वेयर इज द मेन इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ दिस स्टेट established अंडर द सेकेंड 5-year प्लान लोकेटेड इज? ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय में कौन सा औद्योगिक क्षेत्र छत्तीसगढ़ में स्थापना हुई, उसी को यहाँ पूछ रहा है। ठीक है, कोरबा की हुई क्या? नहीं। कोरबा में हुई क्या? नहीं। रायगढ़ में भी नहीं, बिलासपुर में भी नहीं। भिलाई, जिसे हम भिलाई स्टील संयंत्र के नाम से जाना जाते हैं। ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट, इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना 1956 में हुई। ठीक है, 1956 में हुई। ठीक है, उत्पादन कब से आरंभ हुई? उत्पादन 1959 से इसकी उत्पादन आरंभ हुई। ठीक है, किसके सहयोग से हुआ? सहयोग से, रूस के सहयोग से हुआ था। ठीक है, रूस के सहयोग से। ठीक है, रूस और भारत के प्रतीक के रूप में मैत्री बाग भिलाई में स्थापित किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भिलाई। ठीक है, भिलाई में ही भिलाई स्टील संयंत्र का स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा? ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या पढ़ा थे? मौलिक कर्तव्य। इस क्वेश्चन में मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले क्वेश्चन में मौलिक अधिकार के बारे में पढ़े। ठीक है,
क्या कह रहे हैं, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो 44वां संविधान संशोधन कब आया था भैया, 1978 में आया था। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटाकर एक लीगल राइट बना दिया गया था। कौन संविधान संशोधन में, 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन में ही मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को मौलिक अधिकार को जोड़ा गया। ठीक, सॉरी ना, 42वां संविधान संशोधन द्वारा ही मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1977 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। किसके सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। अच्छा, इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है, मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है। अच्छा, एक पॉइंट और कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा ही प्रस्तावना में समाजवाद, अखंडता एवं पंथ निरपेक्षता जैसे शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, किस मौर्य सम्राट ने जैन भिक्षु बनने के पश्चात सिंहासन त्याग दिया था। ठीक है, किस मौर्य सम्राट ने जैन भिक्षु बनने के बाद सिंहासन त्याग दिया था। विच मौर्य एम्पायर डिकेटेड द थ्रोन आफ्टर बिकेम अ जैन मोंक। कौन बौद्ध भिक्षु बनने के बाद सिंहासन त्याग दिया था। तो पहले तो वो बौद्ध भिक्षु बना, फिर क्या कर दिया, सिंहासन त्याग दिया। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्तूप के बारे में बात करते हैं तो भरहुत का स्तूप है, सारनाथ का स्तूप, ये किसके द्वारा बनाया गया, अशोक के द्वारा। ठीक है, बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वेद आंशिक रूप से हिंदी में है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेद्स इज पार्शियली इन हिंदी। ठीक है, कौन सा वेद आंशिक रूप से हिंदी में है, तो ऋग्वेद के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे प्राचीन वेद है, ऋग्वेद के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये क्या है, प्राचीन वेद है। ऋग्वेद क्या है, प्राचीन वेद है। सामवेद ये गान से संबंधित है। ठीक है, सामवेद क्या है, संगीत से संबंधित वेद है, संगीत से संबंधित वेद है। ठीक, यजुर्वेद की बात कर लेते हैं। तो ये गद्य एवं पद्य दोनों में स्थित है, गद्य एवं पद्य दोनों में स्थित वेद है। ठीक है, अथर्ववेद की बात कर लेते हैं। अथर्ववेद को जादू टोना का वेद कहा जाता है। ठीक है, अथर्ववेद को जादू टोना का वेद कहा जाता है। ठीक है, जादू टोना का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है और यही वेद आंशिक रूप से हिंदी में उपलब्ध है, आंशिक रूप से हिंदी में उपलब्ध। प्रश्न के अनुसार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अथर्ववेद इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, अगस्त 1930 में इस राज्य की किस स्थान में जंगल सत्याग्रह हुआ। राज्य मतलब छत्तीसगढ़। ठीक है, राज्य मतलब छत्तीसगढ़, कौन से स्थान में जंगल सत्याग्रह हुआ था, 1930। ठीक है, अगस्त 1930 में राज्य में रुद्री नवागांव में जंगल सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, इसका तो सही आंसर क्या हो जाएगा, रुद्री नवागांव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोहे एवं इस्पात उद्योग में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख अयस्क क्या है। द मेन ओर यूज्ड इन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज। ठीक है, लेटराइट, ये तो मिट्टी का एक प्रकार है। क्या है, मिट्टी का एक प्रकार है। ठीक है, मिट्टी का प्रकार है। ठीक है, ये आंसर नहीं। ठीक है, बॉक्साइट नहीं भैया, चिल्कोसाइट भी नहीं, हेमेटाइट
लोहे का एक अयस्क है, ठीक है। इन्हीं का उपयोग लोहे एवं इस्पात उद्योग में होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय स्थल या आत्मा कहा है? ठीक है, संविधान का हृदय स्थल या आत्मा कहा है। पहले भी क्वेश्चन में इस आंसर इस मतलब इसको बता चुका था, मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय स्थल तथा आत्मा कहा है? ठीक है, विच फंडामेंटल राइट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कार्ड द हार्ट एंड सॉइल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, पूरे देश में घूमने की आज़ादी, पूरे देश में घूमने की आज़ादी 19 के तहत, ये क्या है, 19 के तहत, 19 सब आर्टिकल के तहत यह पूरे देश में घूमने की आज़ादी भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, पिछड़ों को आरक्षण, ठीक है, संवैधानिक उपचार का समूह, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन मिलता है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान की मूल आत्मा कहा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में इनका वर्णन मिलता है और भीमराव अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान का मूल आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? इस राज्य में अस्पृश्यता उन्मूलन के कार्य को करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? ठीक है, अस्पृश्यता उन्मूलन को प्रारंभ करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? ठीक है, माधवराव सप्रे की बात करते हैं तो इसे छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक, पत्रकारिता का जनक, छत्तीसगढ़ में माधवराव सप्रे को छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, पत्रकारिता का जनक, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक। ठीक है, ठाकुर छेदीलाल, ठीक है, ये बिलासपुर असहयोग आंदोलन द्वारा बिलासपुर जिले से छत्तीसगढ़ का नेतृत्व किया। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल के बारे में बात कर लेते हैं। तो ठाकुर प्यारेलाल 1940 में छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का स्थापना की। ठीक है, और सुंदरलाल शर्मा ने, ठीक है, सुंदरलाल शर्मा ने अस्पृश्यता उन्मूलन प्रारंभ करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो सही आंसर क्या हो गया, क्या हो जाएगा? सुंदरलाल शर्मा। ठीक, इसे छत्तीसगढ़ का गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का गांधी के नाम, छत्तीसगढ़ का गांधी, छत्तीसगढ़ का गांधी के नाम से भी जाना जाता है, छत्तीसगढ़ का गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति संत कृष्ण की उपासक नहीं थी? ठीक है, कि कौन सा भक्ति संत कृष्ण के उपासक नहीं थी? ठीक है, भक्ति आंदोलन के बारे में थोड़ा सा कुछ पॉइंट और जान लेते हैं। ठीक है, भक्ति आंदोलन, ठीक है, भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन ये दो भागों में बढ़ता है। ठीक है, पहला क्या है? शगुन, सगुण भक्ति, सगुण भक्ति। दूसरा क्या है? निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। ये भी बाद में दो भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, ये क्या है? कृष्ण मार्गी, कृष्ण मार्गी और राम भक्ति, राम भक्ति। ठीक है, ये भी निर्गुण भक्ति बाद में दो भागों में बढ़ जाता है। पहला है ज्ञान मार्गी, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, प्रेम मार्गी। तो शगुन भक्ति कौन, शगुन भक्ति धारा के कवि कौन होते थे? जो साकार रूप में ईश्वर को मानते थे, मतलब मूर्त रूप में ईश्वर को मानते थे। ठीक है, निर्गुण भक्ति कौन कौन होते थे? जो निराकार रूप में ईश्वर को मानते थे। ठीक है, बाद में ये दो भागों में बढ़ता है, कृष्ण मार्गी और राम मार्गी। ठीक है, कृष्ण मार्गी कौन थे? जो कृष्ण को अपनी आराध्य मानकर उनकी सेवा करते थे या पूजा करते थे। ठीक, तो इसमें कौन आएगा? कृष्ण में मीराबाई आ जाएगा। ठीक है, मीराबाई आ जाएगा इसमें, मीराबाई। ठीक है, इसमें कौन आ जाएगा? तुलसीदास, तुलसीदास। ठीक है, और ज्ञान मार्ग में कबीरदास आ जाएगा, कबीरदास आ जाएगा। और इसमें कौन आ जाएगा?
जैसी, जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कृष्ण का उपासक, सॉरी, कृष्ण का उपासक नहीं था बोल रहे हैं। ठीक है, तो मीराबाई तो थी, कृष्ण की उपासक थी। ठीक है, वल्लभाचार्य भी थी। ठीक है, और सूरदास भी कृष्ण को उपासक थी, लेकिन रामानंद कृष्ण की उपासक नहीं थी। ठीक है, रामानंद राम भक्ति की कवि थी। ठीक, सॉरी, राम भक्ति का कवि था। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रामानंद। ठीक, कृष्ण की उपासक नहीं था बोला है। ठीक है, तो ये तो तीनों था, लेकिन रामानंद राम भक्ति शाखा से जुड़ा था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सतवाहन वंश के शासकों की कार्यालयीन भाषा क्या थी? ठीक है, सतवाहन वंश की शासकों की कार्यालयीन भाषा क्या थी? ठीक है, संस्कृत थी क्या? नहीं। ठीक है, मागधी भी नहीं थी, तमिल भी नहीं थी, प्राकृत सतवाहन वंश शासकों की कार्यालयीन भाषा तो प्राकृत, प्राकृत का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक भक्ति का मुख्य स्रोत है? ठीक है, ठीक, शक्ति है, सॉरी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर? ठीक है, मैं गलती से उसको शक्ति पढ़ लिया था, सॉरी, भक्ति पढ़ लिया था, एक्चुअली में वो शक्ति है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है? ठीक है, ठीक है, राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? क्या संविधान है क्या? नहीं। ठीक है, क्या संसद है क्या? नहीं। ठीक है, संसद एवं राज्य विधानसभा भी नहीं है। ठीक है, जनता ही राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है। इस संबंध में अब्राहम लिंकन कहते हैं कि जनता का जनता द्वारा शासन किया जाने वाला ही तंत्र है, प्रजातंत्र है। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जनता, जनता ही राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था? ठीक है, whom did Emperor Ashoka sent to Sri Lanka spared this? ठीक, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था? बुद्धगुप्त को भेजा था क्या? नहीं, बुद्धगुप्त को नहीं भेजा था, वसुमित्र को भी नहीं भेजा था, और अश्वघोष को भी नहीं भेजा। जो सम्राट अशोक है वो क्या है? महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को, अपनी पुत्री संघमित्रा, महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? महेंद्र और उसकी पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? फिर से भक्ति आंदोलन के बारे में आ गया। भक्ति आंदोलन में किसका योगदान नहीं था? क्या बोल रहे हैं? भक्ति आंदोलन में किसका योगदान नहीं था? Who did not contribute the भक्ति मूवमेंट? ठीक, भक्ति आंदोलन में किसका योगदान नहीं था? ठीक है, मीराबाई का योगदान तो था भाई। मीराबाई कृष्ण को अपना आराध्य मानकर भक्ति करती थी। ठीक है, एकनाथ महाराष्ट्र में वरकरी संप्रदाय का संस्थापक था। ठीक है, और कबीरदास ज्ञान मार्गी के प्रमुख संत थे। ठीक है, तो बाबर नहीं था भाई, बाबर तो मुगल वंश का संस्थापक था। तो बाबर, भक्ति आंदोलन में बाबर का किसी भी प्रकार का योगदान नहीं था। तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाबर, बाबर का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ताजमहल का निर्माण किसके शासन काल में किया गया? ठीक है, ताजमहल का निर्माण किसके शासन काल में किया गया था? ठीक है, तो अकबर के शासन काल में किया गया था क्या? बाबर का शासनकाल, जहांगीर का शासनकाल, या शाहजहां का शासन? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां के शासनकाल में ताजमहल का निर्माण। ठीक है, अकबर कौन था? अकबर कौन था? बाबर का पोता था और हुमायूं का पुत्र था। ठीक है, बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। कौन था? मुगल वंश का संस्थापक, मुगल वंश का संस्थापक, मुगल वंश का संस्थापक।
संस्थापक, ठीक है। बाबर कौन था? मुगल वंश का संस्थापक, ठीक है। जहांगीर, ठीक है। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। चित्रकला का स्वर्ण काल, चित्रकला का स्वर्ण काल, चित्रकला का स्वर्ण काल, ठीक है। और शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। मुगल काल का स्वर्ण काल, मुगल काल का स्वर्ण काल, ठीक है। ओवरऑल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां ही आ जाएगा। शाहजहां के शासन ही ताजमहल का निर्माण हुआ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन से आ गया क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस विदेशी सभ्यता से है, ठीक है। पहले भी इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता चुका हूँ, ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस विदेशी सभ्यता से है, ठीक। तो इन्फा से है क्या? इजटेक से है क्या? बेबीलोनिया से है क्या? नहीं, ठीक है। सॉरी, माया से है क्या? नहीं, ठीक है। इजटेक से भी नहीं है, इन्फा से नहीं है, बेबीलोनिया से है, ठीक है। मिस्र की सभ्यता, मिस्र की, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र या मेसोपोटामिया की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का संबंध मिस्र की सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता के समान है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बेबीलोनिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? इंडिका का लेखक था, ठीक है। द ऑथर ऑफ द इंडिका वाज, ठीक। इंडिका का लेखक कौन था, ठीक है। तो अल बरूनी किताब कुल ए हिंद इसकी प्रसिद्ध पुस्तक, ठीक है। और इंडिका के लेखक कौन था? मेगास्थनीज थे, ठीक है। मेगास्थनीज इंडिका के लेखक, ठीक है। ये आंसर क्या हो जाएगा? सी, मेगास्थनीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। लाल कर्जन थे क्या? नहीं, ये तो बंगाल विभाजन के समय, ठीक है। 1905 के बंगाल विभाजन के समय, ठीक है। बंगाल विभाजन के समय, ठीक। बंगाल विभाजन के समय, विभाजन के समय, बंगाल विभाजन के समय, ठीक है। लॉर्ड रिपन के बारे में बात कर लेते, ठीक है। लॉर्ड रिपन ने क्या किया था? वर्नाकुलर प्रेस्ट एक्ट को रद्द किया था, ठीक है। ये क्या किया था? वर्नाकुलर प्रेस्ट एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, प्रेस एक्ट को रद्द किया था, को रद्द किया था, रद्द किया था। कब किया था भैया? कब किया था? तो ये 1882 में किया, ठीक है। लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड डफरिन के संबंध में कहा जाता था कि लॉर्ड डफरिन मतलब लॉर्ड डफरिन को कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के मस्तिष्क की उपज माना जाता है, ठीक है। तो कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन की मस्तिष्क की उपज माना जाता है, ठीक है। और लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग था 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक है। यही प्रथम वायसराय भी बनकर आता है, ठीक है। बाद में यही भारत का प्रथम वायसराय बनकर भी आता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि रिएक्टर पैमाने का आधार क्या था? सॉरी, रिएक्टर पैमाने का आधार क्या है? द बेसिस ऑफ द रिएक्टर स्केल इज, ठीक है। रिएक्टर पैमाने का आधार क्या है? घनत्व है क्या? नहीं। आकार भी नहीं है, आकार परिणाम भी नहीं है, जैसे कोई भी नहीं है। तो तीव्रता, ठीक है। तो भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल से मापा जाता है, ठीक है। भूकंप की तीव्रता, ठीक है। भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। लेकिन जो धरती की कंपन होती है उसे हम सिस्मोग्राफी से मापते हैं, ठीक है। धरती के कंपन को सिस्मोग्राफ से मापते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीव्रता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि नगरीकरण से किस सामाजिक समस्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, विच सोशल प्रॉब्लम हैव इंक्रीज्ड ड्यू टू अर्बनाइजेशन। ठीक है, वेश्यावृत्ति, गंदी बस्ती, बाल अपराध, उपयोग सभी। ठीक है, ये तो हुआ है, ये भी हुआ है, गंदी बस्ती सामाजिक समस्या में वृद्धि हुई है। नगरीकरण होगा तो बस्ती तो गंदा होंगे ही होंगे। ठीक है, गंदी बस्ती भी आएगा, अपराध भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, सरकारी ऑप्शन डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहे हैं, प्रधानमंत्री है, द प्राइम मिनिस्टर इज, प्रधानमंत्री क्या है भैया, राष्ट्र के प्रमुख है क्या, नहीं, राष्ट्र के प्रमुख तो राष्ट्रपति होता है भैया, राष्ट्रपति राष्ट्र की प्रमुख होता है। ठीक है, राष्ट्र एवं शासन का प्रमुख, ठीक है, शासन का प्रमुख नहीं। ठीक है, इन सभी में से नहीं। ठीक, शासन का प्रमुख इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन होता है, शासन का प्रमुख होता है, राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति। सही आंसर क्या हो जाएगा, शासन का प्रमुख, प्रधानमंत्री शासन प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, इसी के साथ आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। ठीक, यदि सेशन अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है और यूट्यूब का लिंक है, यहाँ है। एड्रेस क्या है, एड्रेस एजुकैन क्लासेस, शॉप नंबर 102, सन सिटी जंक्शन, अपोजिट डी मार्ट। ठीक है, राजनांदगांव छत्तीसगढ़। ठीक, ये हमारा एड्रेस है। ठीक है, ये क्या है, एड्रेस है। ठीक है, इनको भी कांटेक्ट करना है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।